हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस क्लास में हम नया चैप्टर जो कि है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आई डोंट थिंक इस चैप्टर को हमने पहले कभी किया हुआ है, नाइदर ऑन यूट्यूब नॉर वैसा क्लासेस में। बट एनीवेज, तो आज हम शुरू करते हैं ये चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, इस चैप्टर में से 2025 यानी कि 2025 के IMET पेपर में भी एक दो तीन अच्छे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। MDCAT या फिर IMET दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट यानी कि चैप्टर का जो नाम है, इसमें आप मस्कुलर सिस्टम भी पढ़ेंगे और आप स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? मूवमेंट का मतलब है जब बॉडी की पोजीशन चेंज हो, ठीक है, वो मूवमेंट है, यानी कि चेंज इन पोजीशन या फिर प्लेस। अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं एंड यू आर मूविंग योर हैंड्स, ठीक है, तो उस केस में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट आपके हाथ मूव कर रहे हैं, तो वो लोकोमोशन है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट विदाउट द चेंज इन पोजीशन, वो लोकोमोशन है। लेकिन अगर आप अपनी जगह से उठकर कहीं दूर गए, ठीक है, यू चेंज्ड योर पोजीशन, तो वो फिर मूवमेंट है। अब जब आप बात करते हैं, हम पहले स्केलेटल सिस्टम को कवर करेंगे, उसके बाद हम मस्कुलर सिस्टम पे जाएंगे। देखें, स्केलेटल सिस्टम में आप मेजरली किसके बारे में पढ़ते हैं? आप बोन के बारे में पढ़ते हो और आप कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हो। दोनों ही हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम टिश्यू को डिस्कस कर लेते हैं कि टिश्यू का बेसिक्स क्या है। ठीक है, जनरली क्या होता है? अच्छा, बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, दैट्स इट। नहीं, उसके आगे भी आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि भाई टिश्यू है तो फिर उसके कितने टाइप्स हैं एनिमल में, फिर प्लांट में क्या सीन होता है टिश्यू का। सो वो हम लोग देखेंगे अभी। देखो, जब आप बात करते हो टिश्यू की, जब फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि क्या है, जो कि है सेल, जब सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वो टिश्यू कहलाता है। अब टिश्यू एनिमल के अंदर, अगर आप ह्यूमन की एग्जांपल ले लो, समझ लेते हैं, तो 4 टाइप्स में हमने उसे डिवाइड किया। सबसे पहला एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। हर टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन है और वो एक पर्टिकुलर जगह पे, पोजीशन पे उसका पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, लोकेशन भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक होती है। अगर आप बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो जितना भी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन का काम है, कवरिंग का काम है, कवरिंग ऑफ बॉडी सरफेस, तो वो एपिथेलियल टिश्यू करता है। जैसे कि आपके लंग्स हैं, ठीक है, तो लंग्स के ऊपर यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे आप प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हो, तो वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। कैपिलरीज जो है वो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। तो जितना भी कवरिंग का काम है, जैसे हमारी बॉडी कैविटी जिसको हम लोग सीलोम कहते हैं, ठीक है, सीलोम के ऊपर कौन सी कवरिंग होती है, जिसे आप पेरिटोनियम कहते हैं। तो पेरिटोनियम क्या है? ये भी एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है। तो बॉडी सरफेस को कवर करना, लाइन करना एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है। दूसरा हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम में पता लग रहा है, कनेक्टिव का मतलब क्या है? कनेक्शन। ये बाकी टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि ब्लड, बोन, एडिपोज टिश्यू, ये 3 आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ है हमारी बॉडी में। अब ब्लड कैसे कनेक्ट कर रहा है मैम? क्या मतलब है इसका? देखो, ब्लड जो है हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको कनेक्ट कर रहा है आपस में, एज अ मीडियम काम कर रहे हैं, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बोन्स हो गए। बोन्स हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, स्केलेटन बनाता है। तो इस तरीके से वो हमारे मसल्स को कनेक्ट कर रहे हैं। एडिपोज टिश्यू यानी कि जो फैट में पाया जाता है, तो वो भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या होता है? कनेक्शन, सपोर्ट प्रोवाइड करना। और कनेक्टिव टिश्यू का पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंड करता है कि आप कौन से कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हो। जैसे ब्लड है तो वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है,
बोन है तो वो स्केलेटन बनाता है, ठीक है। एडिपोस है तो वो फैट, तो वो एनर्जी स्टोरेज का काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी का सिर्फ वाहिद द ओनली कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, यानी कि ये एक ऐसा टिश्यू है जिसके पास कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की एबिलिटी होती है। हमारी बॉडी में जितना भी मूवमेंट हो रहा है, जो हम हिल रहे हैं, ठीक है, इवन मैं भी जो बात कर रही हूँ, आप ये जो लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे होंगे, तो वो मूवमेंट हो रही है, वो सब पॉसिबल है मस्कुलर टिश्यू की वजह से। इस चैप्टर में आप बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू बोन और मस्कुलर टिश्यू को पढ़ेंगे कि मस्कुलर टिश्यू कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी का मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये दोनों ऐसे वाहिद टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के जो कि डीपोलराइज होने की एबिलिटी रखते हैं। अब ये डीपोलराइज का क्या मतलब है? देखो, हमारा जो एक सेल है, ठीक है, ये समझ लीजिए ये एक सेल है। ये बॉडी का कोई भी आपने सेल उठा के देख लिया, इस सेल का जो रेस्टिंग पोटेंशियल होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल यानी कि जो आयन डिफरेंस होगा सेल के अंदर और सेल के बाहर, तो वो कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। अब ये -70 क्या मतलब है इसका? इसको सिंपल लफ्ज़ों में इतना समझ लीजिए कि नेगेटिव आयन सेल के अंदर ज़्यादा है और सेल के अंदर पॉजिटिव आयन जो है वो कम है, तो इस वजह से ये -70 हो गया, यानी कि नेगेटिव आयन सेल के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। या फिर आप उल्टा, इसका उल्टा कह सकते हैं कि सेल के अंदर पॉजिटिव आयन्स कम हैं और सेल के बाहर पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा हैं। इस वजह से जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, रेस्टिंग पोटेंशियल यानी कि नॉर्मली अगर सेल रेस्ट में है तो नॉर्मल उसका जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो कितना होगा? वो -70 है। तो ये जो स्टेट है सेल की, ये सेल क्या कहलाता है? ये सेल कहलाता है पोलराइज्ड सेल, ठीक है। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जानबूझ के सेल को खोला, मैंने उसके अंदर डाल दिए कुछ पॉजिटिव आयंस, फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम पॉजिटिव जानबूझ के सेल के अंदर डाल दिया, ठीक है। मैं बहुत सिंपल करके समझा रही हूँ डीपोलराइज सेल का मतलब क्या होता है। देखो, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव आयन डाल दिया, जब पॉजिटिव आयन हमने सेल के अंदर डाला तो ये -70 बढ़ने लगा, तो ये क्या हुआ? ये -60 हुआ। फिर मैंने और सेल्स और आइंस पॉजिटिव आइंस डाले तो ये -50 होके -40 -30 -20 -10 0, फिर ये पॉजिटिव में आ गया। समझ लीजिए ये +10 हो गया, फिर +20 हो गया। मैं जितने आइंस डालती गई कि उतना पॉजिटिव होता गया। तो अब ये पहले क्या था? ये पोलराइज्ड सेल था जब इसके अंदर नेगेटिव थे। अब यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो अब ये सेल जो है वो क्या हो गया? डी का मतलब होता है एब्सेंस या फिर रिमूवल। पहले पोलराइज था, अब ये पोलराइज नहीं है, तो क्या मैं इसे डीपोलराइज्ड सेल बोल सकती हूँ? एग्जैक्टली बोल सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी है, ये जो ताकत है, ये जो पावर है एक सेल की अपने आप को डीपोलराइज करने की, अपने आप का पोटेंशियल चेंज करने की, ये सिर्फ़ और सिर्फ मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू इन दोनों में होती है। ये जो मैंने छोटी सी बात आपको समझाई है, ये आपको आगे जब आप इम्पल्स जनरेशन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, और अभी आप जब मसल कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ोगे, ये छोटी सी बात आपको बहुत काम आएगी। ये फाउंडेशन है कि इम्पल्स कैसे जनरेट होता है। खैर, समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ें कि डीपोलराइज्ड का मतलब क्या होता है कि भाई अपना रेस्टिंग पोटेंशियल चेंज करके, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल ले आना, तो वो डीपोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है। कौन कौन सा टिश्यू डीपोलराइज हो सकता है? सिर्फ मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसी पावर की वजह से जो मस्कुलर टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसी एबिलिटी की वजह से जो नर्वस टिश्यू है वो इम्पल्स जनरेट करता है, और वो इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल लेकर जाता है, उसी को आप इम्पल्स कह रहे होते हो। टिश्यू क्लियर हो गया? तो ये 4 तरीके का टिश्यू एनिमल में, हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। अब मैं आगे टॉपिक पे जा सकती हूँ जहाँ पे हम बोन वगैरह को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ये सीरीज़ आपका फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग करेगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि टिश्यू की बात हो रही है, तो आपको प्लांट टिश्यू भी पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि अच्छा बेसिक नॉलेज, ये बहुत ही, मतलब समझ लीजिए बायो का रूट्स हैं, ये चीज़ें बायो की रूट्स हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा प्लांट टिश्यू भी समझ लेता है। आपको इनमें से बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे पढ़ने को मिलेंगी। जाइलम आप कहीं पढ़ रहे होगे, जब आप बायो एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे तो आप फ्लोएम की बात करोगे, इस तरीके से, ठीक है।
आप मेसोफिल सेल की बात करोगे। ओके, हमने देखा कि एनिमल टिश्यू जो है वो 4 तरीके का होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। जब आप बात करते हैं प्लांट टिश्यू की, ठीक है, प्लांट टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर। एक है आपके पास डिवाइडिंग प्लांट टिश्यू, जो मतलब नया बेबी टिश्यू है, जिसके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की, वो उस प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। वो आपको ज़्यादातर रूट्स पे, शूट्स के टिप पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए है, यहाँ पे एक्टिवली सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, तो ऐसा टिश्यू क्या कहलाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होता है? जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करे, ठीक है। ऑन द फ्लिप साइड हमारे पास एक ऐसा, अब जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो मेच्योर होता है और आगे जाके इसकी जो डिवाइडिंग की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, तो ये वाला टिश्यू तब्दील हो जाता है नॉन डिवाइडिंग टिश्यू के अंदर, जिसे आप परमानेंट टिश्यू कह रहे हो। तो परमानेंट का मतलब क्या है कि अभी आगे और फर्दर नहीं डिवाइड करेगा, ये अब आगे सेल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू आपको समझ आ गया, नॉन डिवाइडिंग है, इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा। तो अब ये जो टिश्यू, देखो इस टिश्यू का काम है सिर्फ डिवाइड करना, ग्रो करवाना, ग्रोथ में हेल्प करना। बाकी जो काम है भाई, फोटोसिंथेसिस भी करना है हमें, आगे समझ लीजिए फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, उसके लिए टिश्यू चाहिए, वाटर को एब्जॉर्ब करना है, उसके लिए टिश्यू चाहिए। तो ये सारे फंक्शंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं करेगा, इसका काम सिर्फ डिवीजन है। तो अब क्या होता है, ये जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये डिवाइड नहीं करते, ये कहते हैं कि भाई मेरिस्टेमेटिक आप डिवीजन करें, हम लोग स्पेसिफिक फंक्शंस उठाते हैं और हम उसी पे काम करेंगे। तो हर परमानेंट टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। परमानेंट टिश्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। एक हमारे पास होता है सिंपल, एकदम सादे अच्छे इनोसेंट परमानेंट टिश्यूज़, और एक थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको समझना, जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो एक तरीके के टिश्यू से बना हुआ है, एक तरीके का सेल है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल होता है। तो सिंपल के अंदर आप 3 परमानेंट टिश्यूज़ कॉमनली हम लोग पढ़ रहे होता है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम होता है जितना भी स्टोरेज का काम होता है, ठीक है, फूड की स्टोरेज, पानी की स्टोरेज, वो पैरेन्काइमा करता है, ठीक है। आपके पास जो खाना बन रहा होता है तो वो पैरेन्काइमा में बन रहा होता है, ठीक है, वहीं इसकी स्टोरेज होती है। फिर आता है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा होता है सपोर्ट के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए आपके पास जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, इसमें जो हमारे पास जब आप सेल वॉल की बात करते हो, सेल वॉल में हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। मिडिल लैमेला बनी हुई होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो स्ट्रेंथ के लिए होती है और कुछ ही सेल्स के अंदर पाई जाती है। ये बनी हुई होती है लिग्निन से, जो कि एक प्लांट की सेल वॉल को डेड बना देता है। अगर लिग्निन किसी भी सेल वॉल के अंदर डिपॉजिटेड है तो वो प्लांट की सेल वॉल को डेड बना देगा, और इसका काम होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसीलिए जितना भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आपके पास वो स्ट्रेंथ का काम कर रहा होता है। तो उसके अंदर कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होगी? सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा के अंदर क्या चीज़ डिपॉजिटेड होती है? लिग्निन, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपके पास अब जो ये हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने डिवाइड किया, बहुत ही एक बेबी रूट्स बने, ठीक है। जो रूट्स मेच्योर रूट्स होते हैं तो उससे पहले बेबी रूट्स होते हैं, बेबी शूट्स होते हैं। उनको सपोर्ट देने के लिए आपका कोलेन्काइमा काम कर रहा होता है, ठीक है। ये डिवीजन में हेल्प नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है यंग स्टेम्स को, बेबी रूट्स को या बेबी शूट्स को, ठीक है। तो ये आपके पास थे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। इसमें आप 2 पढ़ते हैं मेनली, एक जाइलम और एक फ्लोएम। हम लोग 9th मैट्रिक में भी आप पढ़ते हैं, 6-7 में भी पढ़ाया जाता है कि अच्छा जाइलम और फ्लोएम 2 ऐसे टिश्यूज़ जो कि प्लांट में एक पानी कैरी कर रहा होता है, दूसरा फूड,
यानी कि सुक्रोज। ठीक है, क्योंकि फूड प्लांट में फूड जो है बनता तो ग्लूकोज की फॉर्म में फोटोसिंथेसिस में, लेकिन वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सुक्रोज में। ट्रांसपोर्ट के लिए आसानी रहती है तो इसीलिए वो सुक्रोज में तब्दील हो जाता है। तो फ्लोएम के अंदर सुक्रोज ट्रैवल कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो खैर ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा तरीके के सेल से बने हुए होते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए जाइलम किस टिश्यू से बना होता है। तो जाइलम के अंदर आपके पास क्या क्या होती हैं, ट्रैकियट्स होते हैं और वेजल्स होती हैं, और बाकी पेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना, जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना रूट से जितना भी एरियल पार्ट है, एरियल यानी कि जितना भी हवा में है, जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गए प्लांट के। तो रूट से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं तो वो जाते हैं जाइलम के थ्रू कहाँ पे, सारे लीव्स स्टेम्स वगैरह में, एरियल पार्ट्स में। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं एसेंट ऑफ सैप का। इसी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके जो पानी है वो ऊपर की तरफ मूव करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि देखो अजीब सी बात है ना, कोई चीज़ अगर टुवर्ड द ग्रेविटी आ रही है तो वो तो एक समझ में आती है बात। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एसेंट ऑफ सैप पढ़ते हैं कि किस तरीके से जाइलम के अंदर पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, ग्रेविटी क्या करती है, चीज़ों को नीचे ज़मीन की तरफ लाती है, लेकिन जाइलम में पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। तो कोई मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर तो है नहीं, तो ऐसा क्या है कि पानी ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वहाँ पे आप एसेंट ऑफ सैप पढ़ते हैं। बेसिकली क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें आपस में क्या होती है, कोहीजन होती है। कोहीजन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये इस तरीके से जा रहे होते हैं ऊपर से। फिर हमारे पास जो जाइलम है, ठीक है, जो वेजल्स होती हैं जाइलम की, उसमें पानी ट्रैवल कर रहा है। तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है कोहीजन। लेकिन अब ये जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हुए हुए हैं इस जाइलम की वॉल से, इस प्रॉपर्टी को आप, ये पानी की प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे, आप एडिशन बोलेंगे। तो इस सब की वजह से पानी ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, इसे आप ट्रांसपिरेशन पुल कह रहे होते हो। ट्रांसपिरेशन क्या होती है कि वाटर का एवेपोरेशन फ्रॉम लीफ। तो जब लीफ के स्टोमेटा से पानी जाता है तो ऑफ कोर्स अब यहाँ पे वैकेंसी हो गई, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई पानी की, तो और पानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होती है, एक पुल क्रिएट हो जाता है कि भाई पानी अब चाहिए। ठीक है, प्लांट को, फॉर एग्जांपल प्लांट को कूल डाउन करना है, पानी चाहिए तो पानी लाओ अब। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पुल क्रिएट हो जाता है। पुल समझ में आता है, एक खिंचाव। ठीक है, तो उस वजह से फिर यहाँ पे इस तरीके से पानी नीचे से ऊपर आ रहा होता है। इसको आप ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, एडिशन और कोहीजन, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं पानी को नीचे से ऊपर लेके जाने में। तो ये सब हो रहा था जाइलम में। उसके बाद आप बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जिसे आप किचन ऑफ प्लांट कह रहे होते हैं। 9th में हम लोगों को पढ़ाया गया था कि लीफ इज़ द किचन ऑफ प्लांट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खाना बन रहा है। तो एनीवेज सो हाँ, क्वाइट वियर्ड या। तो लीफ में आपके पास क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस फ्लोएम में नहीं हो रहा। ये एक छोटा सा, अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई हैड फ्यू स्टूडेंट्स इन पास्ट जिनको ये लगता था कि फ्लोएम में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसके बाद वही ग्लूकोज जो बन रहा है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम में। ऐसा नहीं है, लीफ में आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लीफ में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, फ्लोएम में बिल्कुल भी नहीं। कहाँ पे, मीजोफिल सेल्स में। ठीक है, तो क्या मीजोफिल सेल फ्लोएम का पार्ट है? नहीं, मीजोफिल सेल्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नहीं है। अक्सर में मैं आपसे अगला यही क्वेश्चन करने वाली थी कि मीजोफिल सेल्स किस टाइप का टिश्यू है, क्या वो मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कैसा है? तो ये आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में, या फिर अभी आप चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, ओके या गुड। अच्छा, एक तो सही जवाब आए हैं। चलें देख लेते हैं मीजोफिल टिश्यू क्या है।
सो एनीवेज मीजोफिल टिश्यू के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फिर वहाँ पे ग्लूकोज बन रही है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज बनी, अब ये जो ग्लूकोज है ये ट्रांसपोर्ट होती है, ये तब्दील होती है, कन्वर्ट होती है किसमें, सुक्रोज में, जो कि एक तरीके की शुगर है। ये डाइसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड है, इसमें 6 कार्बन होता है, हेक्सोज शुगर है, ये डाइसेक्राइड है, यानी कि इसके अंदर 2 क्या होंगे, 2 आपके पास मोनोमर्स होंगे शुगर के, ठीक है, मोनोसेक्राइड होगा। और सुक्रोज में कौन से मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में आप ये पढ़ेंगे चीज़ें, आपको नहीं पता था तो अभी आप लिख लें कहीं पे कि अच्छा ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हेक्सोस है, हेक्सोस यानी कि 6 कार्बन वाली शुगर, ठीक है, सिंपल शुगर, मोनोसेक्राइड। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड यानी कि 2 मोनोमर से मिली हुई, कौन से मोनोमर्स, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सुक्रोज में तब कन्वर्ट हुई, अब ये सुक्रोज जाता है फ्लोएम में, और ये फ्लोएम फिर क्या करता है, ये फ्लोएम इस सुक्रोज को डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल तक लेकर जाता है। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ, ये पूछ सकता है, तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, इन दोनों से फ्लोएम मिलकर बनता है, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, मीजोफिल सेल्स क्या होता है। देखो मीजोफिल सेल हमारे पास मेरिस्टेमेटिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, क्या, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, मीजोफिल में आपके पास 2 टाइप्स होते हैं, कि आपके पास पेलिसेड मीजोफिल होता है, पेलिसेड मीजोफिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेलिसेड मीजोफिल में आपके पास फोटोसिंथेसिस होता है ज़्यादा, और दूसरा आपके पास होता है स्पंजी मीजोफिल। स्पंजी मीजोफिल सेल का काम क्या होता है, इसका काम होता है गैशियस एक्सचेंज, कि ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, तो वो स्पंजी मीजोफिल का काम होता है, ठीक है। ज़्यादातर गैशियस एक्सचेंज स्पंजी से हो रहा है और फोटोसिंथेसिस पेलिसेड में हो रहा है, दोनों मीजोफिल के टाइप्स हैं। अच्छा, अब ये मीजोफिल क्या है, क्या ये एक परमानेंट टिश्यू है, एग्जैक्टली, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स, तो ये है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, कौन सा, पेरेन्काइमा, ठीक है, ये पेरेन्काइमा का टाइप है, क्लियर हो गया। चलें, हम अब ले लेंगे यहाँ पे 1-2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा अभी तक जितना भी हमने अभी तक मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम कुछ भी नहीं स्टार्ट किया, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का भी नहीं, बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ लोकोमोशन मूवमेंट का डेफिनेशन देखा, अब हम जाएंगे स्केलेटन सिस्टम पे, जहाँ पे हम पहले बोन को डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव फर्दर, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो आप मुझे चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, अदरवाइज वी कैन जस्ट यू कैन जस्ट वेट एंड रिलैक्स, उसके बाद हम 2 मिनट में रिज्यूम करते हैं, ओके।